मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस प्यारी टीचिंग परीक्षा में, जहां पे मैं फिर से एक बार कुलदीप सर आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुका हूं बीपीएससी के क्वेश्चंस लेकर, जहां पे फिर से एक बार एक अंतिम वार कर हमारी तलवार को और भी धार देने मैं आ चुका हूं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी लोग जो अब देखिए, आप सभी का वैसे भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि क्लास शुरू होने के पहले ही लगभग आपने 300 के ऊपर लाइक भी कर दिया है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज का क्लास जो है और भी मजेदार, जबरदस्त, शानदार और बहुत ही यादगार होने वाला है, क्योंकि आज बहुत से नए क्वेश्चन और साथ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे उनको आज रिवाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार है? एक बार बोल देंगे जी सर हम तैयार है, और वैसे भी तोड़े बिना हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, मैंने भी आप सभी को बहुत ज्यादा मिस किया जी, बहुत ज्यादा मिस किया, पर क्या करें, फैमिली के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है ना। आप भी फैमिली हो, वो भी फैमिली है, सभी को सही समय देना बहुत जरूरी होता है जी। बिल्कुल, तो आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन लेके आया हूं। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लो, भीड़ से निकलकर अकेला चलना सीख लो। जब तक ये काम आप ना करोगे तब तक भीड़ के साथ ही एक भीड़ बन के ही रहने वाले हो, और जब तक आप अकेला रहना नहीं सीखोगे तब तक उस इंसान को आप मिस करने वाले हो जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कोई इंसान और नहीं भाई साहब, आप खुद हो। जब तक आप खुद से मुलाकात नहीं करोगे, खुद से ही नहीं पूछोगे कि भाई तुझे क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, तब तक कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो इसी के साथ एक प्रण ले लीजिए कि अगला जो एक महीना है, जो 30 दिन आपके हाथ में है लगभग, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके किताबें रहनी चाहिए, और कोई दूसरा कोई भी रहे वो बीच में नहीं आएगा, तभी जाके आप सक्सेस पाने वाले हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पहला ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में आपको होमवर्क करके दिया था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं है, पर मुझे याद है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल, क्या रहेगा? ए बोल रहे सभी लोग। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का खाना बनाते हैं। यहां पे मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूंगा, सिर्फ पादप ही फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? जी नहीं, इसमें आती है प्लांट्स जो कि हरे होते हैं ना, हरे होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। बाद में कुछ आती है जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। क्या आती है? ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम हरे नीले शैवाल बोलते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि पादप जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। साथ में एक और प्रोसेस है जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो है केमोसिंथेसिस। क्या होती है जी? केमोसिंथेसिस। ये भी एक प्रक्रिया है जो कि जिससे बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं वो खुद का खाना बनाते हैं, और ये पाए जाते हैं आपके डीप ओशियंस में। डीप ओशियंस में, गहरे समुद्र में ये पाए जाते हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि उस गहराई में आपकी सूरज की किरणें वहां तक उन तक नहीं पहुंचने वाली है। अब जब उन पर सूरज की किरणें ही नहीं गिरेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो कुछ जीवाणु है, केमोसिंथेसिस करने वाले जीवाणु है, वो भी कैसे होते हैं जी? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, माने कि स्वयं पोषी होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सल्फाइड्स होते हैं, जो सल्फाइड्स होते हैं और नाइट्राइड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है आपके एनर्जी के फॉर्म में, उनको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अगर यह क्वेश्चन पसंद आया है तो
तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी के बारे में देख लेते हैं, है ना। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर बात करूं तो जो भी आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है। फोटोसिंथेसिस में आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाओगे और जब रेस्पिरेशन माने कि वो श्वसन करेंगे, क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, उस टाइम पे इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल और ऊर्जा में। इस ऊर्जा की फॉर्म होती है एटीपी, जिसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, माने कि आदान प्रदान करने वाला एक सिस्टम है हमारी सेल का, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि अवायवीय श्वसन अगर हो रहा है तो उसमें कितने एटीपी बनते हैं वो भी लिख देना आपने, और वायवीय श्वसन अगर हो रहा है तो उसमें कितने बनते हैं वो भी लिख देना है। मैं इसका आंसर नहीं देने वाला, मुझे पता है आप सभी को पता है, और जल्दी से इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जी बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। इसके बाद ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट माने कि ऐसे पिगमेंट होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं, हरे कलर देते हैं आपके पत्ते में, और उनमें कौन सा पिगमेंट होता है जी, वो होता है आपका क्लोरोफिल ए और बी। कौन होता है, ए और बी होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी होता है। अगर मैं फियोफिसी की बात करूं या फियोफाइसी की बात करूं तो इनमें होता है ब्राउन अलगी, माने कि ये ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ए और सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ए एंड सी पाया जाता है, ठीक है। तो फायोफाइसी में पाया जाता है ए और सी, और रोडोफेसी, रोडो मतलब आर से शुरू हुआ है ना, तो ये आ गया आपका रेड कलर। क्या आ गया, रेड कलर के पाए जाते हैं, और इनमें होता है भाई साहब ए और डी। यहां पे डी आ गया, रेड कलर अगर मैं बात कर रहा हूं तो आर से हो जाएगा रेड कलर, और डी से हो जाएगा भाई साहब आपका डी। और ए क्लोरोफिल जो है वो तीनों भी आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ये क्लियर हो गया सभी को। ये याद रखने की तकनीक है, ये याद रखने की तकनीक है। क्लोरोफिल में ए और बी होता है और रेड कलर में होता है ए और डी। क्लियर है, क्लियर हो गया जी, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और ये तो आपको सभी को पता है ना, ये तो लगभग याद हो गया होगा। तो मुझे बताएंगे जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, उनमें क्या बनता है, क्या बनता है, और वो कहां पर होती है, वो कहां पर होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। ग्लाइकोलिसिस कहां पे बनता, कहां पे होती है प्रोसेस, माने कि मैं अगर कोशिका की बात करूं तो कोशिका के कौन से हिस्से में ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, और साथ में वहां पे क्या बनता है। जल्दी से, डेली क्लास होगा जी, डेली क्लास होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपसे ज्यादा तो मुझे टेंशन है कि मेरे बच्चे जो है पूरे इंडिया में, इंडिया तो नहीं ठीक है, बीपीएससी की तैयारी करें तो बीपीएससी में टॉप रैंक में आने चाहिए भाई साहब, 100 में, टॉप 100 में आने चाहिए, बिल्कुल मेरा भी सपना है जी। ग्लूकोज 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 कहां पे हो रहा है, ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता है। ग्लाइकोलिसिस ये कहां पे होती है, ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और साथ में ये कहां पर होती है, कोशिका झिल्ली में, और क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी पाइरुविक एसिड। क्या बनाती है, पाइरुविक एसिड, या उससे ही पाइरुवेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाइरुवेट बोला जाता है। और साथ में ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है जी, क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। ये है आपका मैंने बार बार बोल रहा हूं, ओहम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस 99.99% है। मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन छपने वाला है एक ना एक। तो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे, क्या रहने वाला है। वो बोल रहा है कि अगर वोल्टेज क्रॉस अक्रॉस द रजिस्टर इज डबल्ड, ठीक है, वोल्टेज को डबल कर दिया, व्हाट हैपन टू द करंट, तो करंट क्या होगा, तो करंट क्या होता है, जल्दी से जी, बिल्कुल
जल्दी जल्दी लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि और बच्चे जुड़े, है ना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दे रहे, वो बोल रहे कि डबल हो जाएगा। सभी लोग बोल रहे वो डबल हो जाएगा, और बहुत बढ़िया। ओहम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, बराबर है। अगर मैं रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट मान रहा हूं, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट अगर मान रहा हूं, तो क्या आ जाएगा बताइए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसे ही आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, V1 अपॉन I1, ठीक है, इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए I2, तो I2 क्या आ जाएगा यहां पे, V2 डिवाइड बाय V1 इंटू I1 आ जाएगा। तो V2 कितना है बताइए, V2 वो बोल रहा है कि डबल कर दिया, माने कि V2 इज इक्वल 2 टाइम्स V1 है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स V1 डिवाइड बाय V1 इंटू I1, V1 V1 कैंसल, तो I2 माने कि विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी भाई साहब डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, माने कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 2 गुना हो जाएगा करंट आपका। यहां पे एक आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, माने कि प्रतिरोध अगर कांस्टेंट है, तो आप जितना वोल्टेज गुना बढ़ाओगे उतना ही गुना आपका करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, और ये चार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इकाई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो कैपेसिटेंस का जो इकाई है वो फैराड रहेगा, क्या रहेगा, फैराड रहेगा। चार्ज की बात करूंगा तो कूलम रहेगा। उसके बाद करंट का आपको पता है एम्पियर, एनर्जी का भी पता है आपको जूल, फोर्स का पता है आपको न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का पता है आपको हर्ट्ज, बाद में इंडक्टेंस का होता है आपका हेनरी। ये कुछ नए बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। एक है आपका कैपेसिटेंस, एक है आपका इंडक्टेंस, इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में आगे अगर बढ़े तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपका वेबर होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर माने कि ही टेस्ला होता है। ये सभी लोग लिखेंगे यहां पे, वेबर पर मीटर स्क्वायर माने कि ही टेस्ला होता है, और टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, इकाई होता है, ठीक है। इस चार्ट का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से लिख लिया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम लिया था, ये रिवीजन के लिए मैंने रखा है ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। मैंने उस टाइम पे बोला था कि 2 बातों में आप कंफ्यूज होने वाले हो। मैं देखना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन क्या आपको याद आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या रहेगा, हाउ डू हनी बीज कम्युनिकेट फॉर द लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेस। फूड सोर्सेस के लिए वो एक दूसरे के साथ कैसे लोकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम पूछा गया है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी भी देखिए कुछ लोग जो है कंफ्यूज है भाई साहब, कुछ लोग बी बोल रहे हैं ना, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। बी नहीं है, बी नहीं है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या करते हैं, वो डांस करते हैं। उस डांस का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, उस डांस का नाम है वैगल डांस। क्या नाम है जी, वैगल डांस बोला जाता है उसको, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर पूछूंगा, ये फिरोमोन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किया जाता है एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए यूज किया जाता है ये फिरोमोन। ये आपको ध्यान में, कंफ्यूज नहीं होना है। डांस कर रहे हैं क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। कितना मजा होता अगर मैं भी यहां पे डांस करता था बल्ले बल्ले बल्ले, और वहां से आप मुझे देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है ना। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारी दुनिया कितनी अच्छी होती थी, है ना। रो भी रहा है, कुछ बता रहा है तो भाई वो भी डांस करेगा, हंस रहा है तो भी डांस करेगा भाई, कुछ भी हो जाए वो डांस करेगा। किसके लिए, सिर्फ बातचीत करने के लिए, है ना। समझ में आ गया है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये तो आपको पता है वैगल डांस क्या होता है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। हाँ, यहां पे एक और आपको ध्यान रखना है कि मिथेनोइक एसिड होता है भाई साहब। कहां पे,
जब कभी भी जो बी होती है, हनी होती है, या कोई भी जब क्या बोलेंगे उसको, कीड़ा होता है, वो अगर आपको काट ले भाई, डंक मार ले, तो उसके डंक में होता है आपका मिथेनोइक एसिड, उसे ही फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। इसे ही फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ये नई बात है। और ऐसा विज्ञान जिनमें इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई की जाती है उसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? कीट विज्ञान। इसे क्या बोलेंगे हम? कीट विज्ञान बोलेंगे, जहां पे कीटों के बारे में पढ़ाई की जाती है। किसमें? कीटों के बारे में पढ़ाई की जाती है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। ये अगार अगार जेल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो इसके बारे में आंसर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्गी इज अ सोर्स ऑफ अगार। चलिए जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। ये अगार अगार क्या है भाई? ये अगार अगार, चलिए क्या है उसका नाम बताएंगे कि कौन सी ऐसा शैवाल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपका अगार बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं, कोई बी, कोई सी, कोई डी, हाँ कोई ए बोल रहा है। तो देखते हैं किसका सही रहेगा, किसका सही रहेगा। देखिए अलगी जो है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट अर्थ पे, ठीक है? प्लैनेट अर्थ जो हमारा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस से आने वाला ऑक्सीजन आता है आपके शैवाल से, ठीक है? शैवाल जो है पूरे समुद्र में फैली होती है। साथ में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके एक्वाटिक सिस्टम में, माने कि जो जलीय प्रणाली होती है उसमें सबसे नीचे अगर कोई है तो वो रह गया आपके शैवाल, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद इसी शैवाल में रेड अलगी होते हैं, माने कि लाल शैवाल होते हैं। कौन से? लाल शैवाल। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लाल शैवाल जिनका नाम है गैलेडियम और है ग्रासिलेरिया। क्या नाम है जी? गैलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये दो शैवाल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपके अगार अगार को बनाने के लिए। ये अगार अगर आपने बहुत बार सुना होगा, अगर अगर, है ना? अगार अगर जो भी है वो, ठीक है? ये क्लियर हो गया है। तो दो शैवाल है जिनके नाम आपको ध्यान में रखना है, एक है गैलेडियम और एक है ग्रासिलेरिया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेंगे? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देंगे कि गैलेडियम एंड ग्लासिलेरिया, ठीक है? ये रहेगा आपका आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग खुद को करेक्ट कर लेंगे। हाँ, जो भी लोगों ने गलत आंसर दिया था, आंसर क्या रहेगा आपका? ग्लासिलेरिया एंड गैलेडियम, ठीक है जी? जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर कौन करेगा? मोमेंटम के बारे में पूछा गया है, मोमेंटम के बारे में पूछा गया है, माने कि जिसे हम संवेग बोलते हैं, इसकी एसआई पद्धति में इकाई क्या रहेगी? जल्दी से आंसर करेंगे, इसका क्या रहेगा? इसका आंसर मुझे पता है, सभी को पता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, माने कि केजी मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकंड आएगा, माने कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, गजब। आगे बढ़े जी। ये हमने क्वेश्चन पहले भी देख लिया, ठीक है? इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, ये रहेगा, हमने पता है। हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइटा के बारे में बताएंगे भाई साहब। लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर लिया था तो किसी ने, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर प्लांट किंगडम के ऊपर क्वेश्चन लीजिए। किसके ऊपर? प्लांट किंगडम के ऊपर, माने कि प्लांट किंगडम जिसे हम क्या बोलेंगे? पादप जगत, पादप जगत के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, ठीक है? तो उसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से, और जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देंगे। बस जस्ट 1000 बच्चे अभी होने वाले हैं, ठीक है जी? बहुत बढ़िया, बहुत। ए बोल रहे, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है जी, बिल्कुल। ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी? देखिए सभी लोग ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है? हमारा पादप वर्ग जो है यहां पे आता है प्लांट्स में, ठीक है? माने कि यूकैरियोटिक, उसके बाद बहुकोशीय होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? बहुकोशीय होती है। बाद में उसमें कोशिका भित्ति होती है, माने कि क्या होती है? सेल वॉल होती है।
क्या होती है? सेल वॉल, जो कि किससे बनी होती है जी? वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से। और ये सेलुलोज वाले ऐसे पौधे जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाता है पादप वर्ग। क्या बोला जाता है? पादप वर्ग बोला जाता है। और इस पादप वर्ग की अगर बात करूं, ठीक है, इस पादप वर्ग की अगर बात करूं तो इस पादप वर्ग को कैसे डिवाइड किया जाता है, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे एक साथ, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर मैं प्लांट्स माने की पादप की अगर बात करूं, ठीक है, प्लांट्स माने की पादप की बात करूं तो इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल, मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, पानी में डाल दो पानी में डाल दीजिए जी। बिल्कुल, ठीक है, हिंदी वाला भी चार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पादप जो वर्ग होता है दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनमें आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या आता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जी। हाँ, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो इनकी स्टोरी कैसे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जो सबसे पहले धरती पे कोई आए होंगे तो वो थे आपके थैलोफाइट्स। कौन थे? थैलोफाइट्स थे। थैलोफाइट्स बोलते हैं उनको, थैलोफाइटा बोला जाता है, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा आए थे, कहां पे थे वो? पानी के अंदर रह रहे थे। किसके अंदर आएंगे? पानी के अंदर आएंगे। उसके बाद कुछ पौधे जो है सबसे पहले बाहर आए, माने कि धरती और जमीन के बीच में रहने लगे, उन्हें बोला गया ब्रायोफाइटा। क्या बोला गया? ब्रायोफाइटा बोला गया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में आपके कि सबसे पहले कौन सा पादप वर्ग है या कौन सा पादप है जो धरती के ऊपर आया था, वो रहेगा आपका आंसर ब्रायोफाइटा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, पहला पौधा जो धरती पर आया उसका नाम है ब्रायोफाइटा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी ब्रायोफाइटा को उभयचर बोला जाता है, पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है, यह भी आपको पता है, बराबर है। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो ऐसा पौधा आया जो जिसके अंदर रूट्स थे, स्टेम थे, बाकी सब चीजें थी, उसे बोला गया आपका टेरिडोफाइटा। क्या बोला गया? टेरिडोफाइटा बोला गया है। और ये सभी के सभी वर्ग जो है, ये सभी के सभी वर्ग जो है वो आते हैं आपके फिनोरोगेमेट्स में। किस में आते हैं? फिनोरोगेमेट्स में। और टेरिडोफाइटा ये पहला पादप है, ये पहला पादप है जो धरती पर आया, और उसमें क्या थी? जाइलम एंड फ्लोएम थी। क्या थी? जाइलम एंड फ्लोएम थी। ये भी आपको याद रखना है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पहला पौधा कौन सा आया धरती पर? ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं थी, माने कि पानी और फूड माने कि अन्न को ले जाने की उनमें क्षमता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जस्ट पानी के बाजू में रह रहे, बराबर है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ और कौन पैदा हुए? टेरिडोफाइट्स पैदा हुए। टेरिडोफाइट्स वो पादप थे जो जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आए, माने कि वो पानी और जो अन्न है उसका क्या करने लगे? ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। तो वो पहले पौधे हो गए जो धरती पर आए थे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे, क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा? सीड्स एनक्लोज इन फ्रूट्स, इसमें सीड्स तो होते ही नहीं है, ठीक है, इनमें सीड्स होते ही नहीं है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू रहेंगे क्या जी? ये भी नहीं रहेंगे। फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन? जी नहीं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। उनमें ट्रू रूट्स नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है जी। सभी लोग करेक्ट कर लेंगे खुद को। आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका ब्रायोफाइटा, और इसका एग्जाम्पल है एक आपका मोसेस काई, जो कि आपको, अगर आप गांव में रह रहे हो,
कहीं से पानी भर रहे हो तो आपको पता है जहां पे पानी की उपलब्धता अच्छी खासी होती है वहां के आजू बाजू आपको काई बिछी हुई दिखेंगी। जैसे ही अभी रेनी सीजन माने कि बरसात शुरू हो जाएगी भाई साहब, आपके घर के ऊपर इधर उधर आपको काई दिखना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो जगह पे रहते हैं जहां पे पानी और जमीन दोनों भी अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। ठीक है, इन्हीं को ही एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। और इनमें रूट्स की जगह पे राइजोइड्स होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो राइजोइड्स है दे आर फॉल्स रूट्स। किसके? ब्रायोफाइटा के। ठीक है, झूठे वाले रूट्स होते हैं उनके। ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सभी लोग ये लिख देंगे ब्रायोफाइटा के अंदर जो रूट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है राइजोइड्स। क्या बोला जाता है? राइजोइड्स बोला जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। यूनिवर्सल डोनर क्या है? ब्लड के ऊपर भी एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है पक्का। मैंने लास्ट टाइम भी इसको रिवाइज किया था बहुत बार जी। पीडीएफ मिल जाएगा। सभी लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? देखते हैं इसका आंसर कौन करता है जी। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया है, पर मुझे लग रहा था कि इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा। यूनिवर्सल डोनर की अगर बात की जाए तो भाई साहब ओ निगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर है। ये यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, माने कि वो क्या है? सार्वभौमिक दाता है, वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और वही अगर मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करूं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम भी आप बता देंगे कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? जल्दी से बता देंगे इसका कौन सा होता है जी। जल्दी से। ओके, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव एक्सेप्टर जी। बहुत बढ़िया, बहुत सभी ने आंसर दे दिया है ए बी पॉजिटिव, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना जी। बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। सभी लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। आगे और नीचे जाना इस तरह से। ठीक है, ओ जो है ओ को देगा, ए को देगा, बी को, ए बी सभी को दे सकता है, ये आपको सभी पता है। माने कि ओ हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर हो गया। अगर मैं ए की बात करूं तो ए बी और ए बी को कैसे करना है? आपको आगे की तरफ एरो लेके जाना है और लेके जाना है आपको नीचे की तरफ, माने कि 2 एरो निकालना है। माने कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए को और ए बी को दे सकता है। अगर मैं बात करूं बी ब्लड ग्रुप की तो आगे की तरफ कौन है जी? बी है, और नीचे कौन है आपका? ए बी है। माने कि बी वाला बी को देगा या तो ए बी को देगा। ठीक है, बी वाला ए को नहीं दे सकता है, बी वाला ए को नहीं दे सकता है और ए वाला बी को नहीं दे सकता। ये क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद अगर मैं ए बी की बात करूं, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये ए बी वाला भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को जी। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन छपने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। ये लगभग याद हो गया होगा आपका। ठीक है जी, तो इसका आंसर सभी लोग देंगे, विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी ग्रुप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं ना, इधर उधर से घुमाकर कभी भी पूछ सकते हैं, वो कैसे भी पूछ लेंगे वो, तो आपको सिर्फ तैयार रहना है। ठीक है जी, जल्दी से आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया। विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी ग्रुप, माने कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ऐसे बोल रहे हो।
ठीक है जी। कौन रहेगा, कौन रहेगा, ओ निगेटिव रहेगा। कौन रहेगा जी, ओ निगेटिव रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत जबरदस्त एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मुझे पता है 90% लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, कि संवहनी पौधे क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। संवहनी पौधे मैंने अभी अभी आपको बताया था, वास्कुलर प्लांट, वो कौन थे, आपके टेरिडोफाइट्स थे। कौन थे, टेरिडोफाइट्स थे, है ना, टेरिडोफाइटा थे। अब भाई साहब ये तो ठीक है, यहां तक तो हमें पता था कि टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर माने कि जाइलम और फ्लोएम थे, जाइलम एंड फ्लोएम थे, ये तो हमें पता था। ठीक है, पर उसके एग्जाम्पल याद कैसे रखेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, और देखिए उन्होंने आपका घुमा दिया है क्वेश्चन। उसने एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया है कि भाई साहब इसमें से बताओ कि कौन है टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, वो आपको अगर याद हो गई तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों के भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। तो सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक स्टोरी बताने वाला हूं आप सभी को। स्टोरी कैसे है, स्टोरी ऐसी है भाई, बिहार में लालू जी को हर कोई जानता है। बिहार में लालू जी को कोई ना जाने ऐसा शायद ही कोई होगा। बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर कोई लालू जी को जानता है। और लालू जी का एक फेमस केस भी है। उस केस का अगर नाम बताऊंगा वो है चारा घोटाला। कौन सा है, चारा घोटाला, है ना, चारा घोटाला। तो उसी के हिसाब से हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं आपके थैलोफाइटा को। किसे, थैलोफाइटा को याद करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, हां ठीक है, हां। अब देखिए सभी लोग क्या होता है, हमारे लालू जी जो है, ठीक है, उन्होंने चारा घोटाला किया था, ये सभी को पता है। ठीक है, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं ऐसे मान के चलता हूं। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे राजनीति है, राजनीतिक तज्ञ है। ठीक है, उनका भी रिस्पेक्ट मैं भी करता हूं। ठीक है, उसी तरह से आप भी करेंगे, बस याद करने के लिए एक, हाँ ठीक है, हाँ। थैलोफाइटा थैली में सिर फिरे लालू जी ने, क्योंकि कैसे घोटाला करना मतलब छोटी मोटी चीज नहीं, उसके लिए दिमाग घूम जाता है। तो क्या किया लालू जी ने, थैली में सर फिरे लालू जी ने काला चारा, कौन सा चारा, कौन सा था, काले रंग का था, काला चारा उबाल के डाला। माने कि क्यों उबाला, क्योंकि बहुत सारा चारा छोटी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो क्या बन गई आपकी ट्रिक, देखिए, थैली में सिर फिरे लालू जी ने काला चारा उबाल के डाला। याद हो गया, फिर से एक बार, थैली में सिर फिरे लालू जी ने काला चारा उबाल के डाला। थैली मतलब हो गया आपका थैलोफाइटा, ये थैली मतलब हो गया आपका थैलोफाइटा। सिर फिरे मतलब एक एग्जांपल आपको याद हो गया, ये स्पायरोगायरा, ये रहा आपका स्पायरोगायरा, मतलब सिर फिरे हो गया। उसके बाद लालू जी तो आपको पता ही है, काला, कौन से कलर का काला, का चारा काले रंग का, काला से हो जाएगा आपका क्लैडोफोरा। क्या हो जाएगा आपका, क्लैडोफोरा हो जाएगा। और साथ में उन्होंने काला चोरने की बात की ना, तो यह आ गया आपका चारा जैसे कि वैसा रहेगा। ये चारा एग्जांपल हो गया आपका किसका, थैलोफाइटा का। और साथ में उसको उबाल के डाल दिया, किसमें डाल दिया, माने कि उबालना मतलब उलवा, उलवा मतलब उबालने वाला। ठीक है, थाली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला। थाली मतलब हो गया आपका थैलोफाइटा, सिर फिरे मतलब हो गया स्पायरोगायरा, काला मतलब हो गया क्लैडोफोरा, चारा तो चारा है भाई साहब, और उबाल के मतलब उलवा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो उसके ऊपर लिख लो, कागज के ऊपर। अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं वापस जाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हां, ये हो गया थैलोफाइटा। अब देखते हैं किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में, ब्रायोफाइटा। अब देखिए क्या हुआ, लालू जी ने जैसे ही चारा उबाल के थैली में डाल दिया, ठीक है, तो उनका भाई जो है, भाई साहब बहुत गुस्सा हो गया। और गुस्सा होकर क्या हुआ, वो बाहर निकला जमीन पर, ऐसे
भाई साहब कौन है जो मेरे लालू जी को कुछ बोल रहे हैं, उसको तो मैं उड़ा दूंगा, ऐसे कुछ बोलकर बाहर निकल गए, फाइट करने के लिए बाहर आ गए। माने कि लालू जी के भाई जिनको हम ब्रो बोलेंगे, आजकल फैशन है ना, जैसे हम माता जी बोलते थे तो अब मम्मी हो गया, कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, पापा का पा हो गया है, तो ब्रदर का ब्रो हो गया है, ठीक है, सिस्टर का सिस हो गया है, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। तो ब्रो जो है किसके, लालू जी के, वो फाइट करने के लिए बाहर आ गए, किसमें, जमीन पर आ गए। और आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइटा जो है वो जमीन पर आने वाले पहले पौधे थे, है ना। तो इसमें से ये भी आपको याद हो गया, क्या याद हो गया कि जमीन पर आने वाला पहला पौधा कौन था, ब्रायोफाइटा था। ये क्लियर है सभी को, जी हो गया। ब्रो फाइट करने की जमीन पर आ गया और क्या कर रहा है, फाइट करते करते भाई साहब उसका लीवर में अटैक आ गया। अब जनरली दिल में अटैक आता है ना, तो ये लालू जी के भाई थे तो कुछ भी आ सकता है, इनके लीवर में अटैक आ गया है। किसमें अटैक आ गया है, लीवर में अटैक आ गया है। और भाई साहब वो मरते मरते बच गए, और जैसे ही बच गए बाद में उन्हें मस्त पैकी फन करना शुरू कर दिया। क्या करना, फन करना शुरू कर दिया। तो ये है आपकी ट्रिक। फिर से एक बार बोल रहा हूं, लालू जी को पकड़ लिया, उसके बाद वो ब्रो गुस्सा हो गए, ब्रो फाइट करने के लिए जमीन के ऊपर आ गए और क्या बोलते हैं, और अचानक फाइट करते करते उनके लीवर में अटैक आ गया, वो मरते मरते बच गए। और बाद में जैसे ही बचे भाई साहब मस्त पैकी फन करने लगे, ठीक है। तो अब देखिए सभी लोग, ब्रोफाइटा मतलब ब्रायोफाइटा हो गया, जमीन पर आने वाले पहले पौधे हो गए। उसके बाद फाइट करते करते उसके लीवर में, लीवर माने हो गया आपका लीवर वॉट। क्या नाम है उसका, लीवर वॉट। लीवर वॉट ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका लीवर वॉट हो गया। उसमें अटैक आ गया और मरते मरते बच गए। मरते मरते मतलब मर्सेंटिया, मरते मरते मतलब मर्सेंटिया, ये आपको याद रखना है। और बाद में मस्त, मस्त मतलब हो गया आपका मॉस, मस्त मतलब हो गया आपका मॉस। और फन मतलब हो गया आपका फ्यूनेरिया। फन मतलब क्या हो जाएगा आपका, फ्यूनेरिया हो जाएगा। ये भी आपको याद हो गया। लगभग 4 एग्जाम्पल जो इंपोर्टेंट वाले हैं वो हमने यहां पे क्लियर कर दिया है। ये हो गया, सभी को समझ में आ गया है जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है, ट्रिक समझ में आ गई है जी, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार, ब्रो फाइट करने के लिए जमीन पर आ गए, क्योंकि लालू जी को तो अंदर डाल दिया था, चारा उन्होंने उबाल के काला वाला का थैले में डाल दिया था। तो फाइट करते करते उसमें लीवर में अटैक आ गया और मरते मरते जैसे ही बचा भाई साहब मस्त फन करने लगा। ये हो गया आपका किसका, ब्रायोफाइटा का एग्जांपल्स हो गए। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और ये है आपका टेरिडोफाइटा। ये है आपका टेरिडोफाइटा। अब देखिए क्या हुआ, लालू जी को जैसे ही ये खबर मिली कि उनका ब्रो जो है भाई साहब लड़ने के लिए जमीन पर आ गया है, और लड़ते लड़ते जो है उनके लीवर में अटैक आ गया था। तो लीवर में अटैक आने के बाद जैसे ही उनको पता चला कि ये भाई गड़बड़ करने वाला है, तो लालू जी वैसे ही जेल से बाहर आ गए और क्या बोल रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, तेरी दोनों आंखें निकालकर घोड़े की पूंछ में बांध दूंगा। भाई साहब वो ब्रो को क्या बोल रहे हैं लालू जी, तेरी दोनों आंखें निकालकर घोड़े की पूंछ को बांध दूंगा और फिर तेरी मर्जी हो या नहीं हो। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, तेरी मर्जी हो या नहीं हो, अगर तूने मस्ती की भाई साहब, फाइट करने आ गया, तो तेरी दोनों आंखें निकालकर पूंछ मुंह बांध दूंगा। किसके, घोड़े की पूंछ को बांध दूंगा। तो ये रहेगा आपका टेरिडोफाइटा। तेरी दो आंखें मतलब, तेरी दो मतलब हो गया टेरिडोफाइटा। ठीक है, आंखें निकालकर कहां पे बांध दिया भाई साहब ने, घोड़े की पूंछ को। घोड़े की पूंछ जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हॉर्स टेल। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया है, हॉर्स टेल इज एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइटा। उसके बाद फिर मतलब हो गया फर्न। ये फर्न प्लांट होता है, ठीक है, ये भी टेरिडोफाइटा में आता है। फिर बोल रहे कि तेरी मर्जी हो या नहीं हो, मर्जी मतलब हो गया मर्सिलिया। क्या हो गया जी, मर्सिलिया। ये हो गई आपकी ट्रिक किसकी, टेरिडोफाइटा की। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्या हुआ था, लालू जी थैली में जो है, ठीक है, चारा काला वाला चारा डालकर उबालकर उसे डाल दिया था।
उसके बाद उनको पुलिस वाले ने अटैक कर अंदर डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उनका ब्रो जो है वो फाइट करने के जमीन के ऊपर आ गया, तो लड़ते लड़ते उसके लीवर में अटैक आ गया। वो जैसे ही बचा वो फन करने लगा, और जैसे ही ये बात लालू जी को पता चली वो जेल से बाहर आ गए और उसको धमकी दी, क्या अगर तू मस्ती करेगा भाई साहब तो तेरी दोनों आंखें निकालकर घोड़े की पूंछ को बांध दूंगा, फिर तेरी मर्जी हो या नहीं हो। ठीक है, क्लियर हो गया है जी। ये स्टोरी की तरह है, अगर आप इसे एक दो बार पढ़ लोगे ना तो पूरा पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। यहां पे गाना तो नहीं बना सकता हूं, एक स्टोरी बनाई है लालू जी और उसके ब्रदर की। किसके? लालू जी और उसके ब्रदर की। ठीक है जी, हां बड़ी है, लंबे मुझे पता है, पर एक दो बार पढ़ लोगे तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो फिर से मैं एक बार, जी बिल्कुल बिल्कुल स्टोरी है, ये एक प्रकार की स्टोरी मैं वही बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग अभी। वैस्कुलर टिश्यू माने कि टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने कौन सी ट्रिक बताई थी, बताओ जल्दी से। जी बिल्कुल, सपने में याद आएगी, बस एक दो बार लालू जी को याद कर लो, उसके ब्रो को याद कर लो, तो पूरी ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जी बिल्कुल, अभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये मॉस माने कि मस्त, मस्त कौन थे? मस्त ब्रायोफाइटा मस्त थे। उसके बाद लीवर वॉट, लीवर में अटैक आ गया था ब्रो को, है ना, तो माने कि ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। उसके बाद हॉर्न वॉट, तो लालू जी ने क्या किया था, उसके दोनों आंखें निकालकर घोड़े की पूंछ को बांध दिया था, माने कि हॉर्न वॉट हो गया है, हॉस्टेल हो गया है। उसके बाद फन, फन के बारे में अभी अभी पढ़ा हमने। फन किस में आया था? किस में आया था जी? वो आया था आपका टेरिडोफाइट्स में। बहुत बढ़िया जी। मैं लालू जी जो बोलते हैं उनका अंदाज जो है ना, उसका फैन हूं। लालू जी का अंदाज जो बोलने का है भाई साहब, वो डायरेक्ट दिमाग से लेकर दिल में घुस जाता है ना जी। तो आपका आंसर रहेगा फन प्लांट। क्या रहेगा? फन प्लांट। कल जो है इस ट्रिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, तो सभी लोग आज जाएंगे, ट्रिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसे एक दो बार। जी हाँ लालू जी, भलाई वहां पे काम नहीं आएंगे तो आपके एग्जामिनेशन तो भाई साहब आ ही जाएंगे। ठीक है जी बिल्कुल, ये समझ में आ गया है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो गया है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज रूट्स, स्टेम एंड कांट डिफरेंशिएट इनटू द लीव्स। वो बोल रहा है कि रूट्स और स्टेम है, मतलब ये कौन है? आपके टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जी बिल्कुल, अटैक जो है लीवर में आया है उनको जी। फर्न प्लांट, मार्सिलिया, फर्न प्लांट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है। फर्न प्लांट रहेगा। कौन रहेगा? फर्न प्लांट रहने वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे ये रहा स्पायरोगारा, शैवाल का एक प्रकार है, और ये रहा आपका मोरपंखी। ठीक है, जिसे थूजा प्लांट भी बोला जाता है। ये भी आपके घर में या गार्डन में आपने देखा होगा, पर शायद नाम की वजह से कंफ्यूज हो गए ना। ओरिएंटल थूजा बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? ओरिएंटल थूजा बोला जाता है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। क्या रहेगा उत्तर इसका? एक्सेटरी ऑर्गन माने कि उत्सर्जन अंग। ये भी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखते ही इसका आंसर कौन करते हैं। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में कौन सा होता है ऑर्गन? जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जल्दी से सभी लोग। बी ए बी ए बी ए सी बोल रहा है। वर्टिब्रेट्स बोला है मैंने। कशेरुकियों में, ठीक है, माने कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर क्या होता है? किडनी होती है भाई साहब। क्या होती है?
किडनी होती है। तो सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि नेफ्रिडिया किसके अंदर होता है। ये नेफ्रिडिया जो उत्सर्जन वाला अंग है वो किसके अंदर होता है, ये हमने पढ़ा है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये टेबल लेके आया हूं, वो सभी लोग इस टेबल का फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रिनल ट्यूबुल्स पाए जाते हैं आपके हाउस फ्लाई में, नेफ्रिडिया पाया जाता है आपके अर्थवॉर्म में और लीच में, माल्फिजियन ट्यूबुल पाया जाता है आपके स्कॉर्पियन माने कि बिच्छू, कॉकरोच, हनी बीज के अंदर, कीट के अंदर माने कि एंट के अंदर, ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है, प्रॉन्स और श्रिम्प माने कि झींगों में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है ऑल वर्टिब्रेट्स में। किनमें, सभी के सभी जो भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर है उनमें पाया जाता है। और फ्लेम सेल आपको पता है था, शायद ये तो याद भी याद हो गया, फ्लैट वॉर्म पेट में जाकर आग लगाते हैं। तो सभी लोग मुझे बताएंगे यहां पे कि ये नेफ्रिडिया कौन से जानवर में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके अर्थवॉर्म और लीच के अंदर। किसके अंदर, लीच के अंदर। ये फ्लेम सेल किस में पाया जाता है, ये फ्लेम सेल पाया जाता है किसमें, फ्लैट वॉर्म के अंदर। किसके अंदर, फ्लैट वॉर्म के अंदर। उसके बाद रीनल ट्यूबुल किसमें पाया जाता है, हाउस फ्लाई माने कि घर में उड़ने वाली जो मक्खी होती है, उन मक्खियों में पाए जाते हैं आपके रीनल ट्यूबुल। ठीक है, ये चार्ट बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Which of the following statement is true regarding the reflection of light? अगर परावर्तन की बात करूं, ठीक है, परावर्तन की बात करूं तो नीचे दिएगा कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ऐसा पूछा गया है। ठीक, डी ऑप्शन जो है यहां पे डी ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, ये रहेगा। ठीक है, आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा हिंदी वालों को, तो डी ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा दिया है। ठीक है, सी तक तो दिख रहा है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर रहने वाला है, ट्रू रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन वी थ्रो अ रे ऑफ लाइट ऑन द मिरर, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इन सम अनदर डायरेक्शन। क्या ऐसा होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो वैसे भी गलत हो गया है। वो बोल रहा है कि मैं अगर लाइट यहां से गिराऊंगा तो किसी भलती डायरेक्शन में वो चला जाएगा। क्या ऐसा होता है, जी नहीं होता है। When we throw a ray of light on the mirror, the light gets reflected from the mirror in one direction. क्या उसी डायरेक्शन में आता है वो, जल्दी जल्दी, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, सी और डी तो शायद ही होगा। ठीक है, सी और डी तो छोड़ दीजिए, पर ए और बी में से एक आंसर है, ए और बी में से एक आंसर है। मैंने यहां पे एक्चुअली बोल भी दिया आपको। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बोल भी दिया है, इस तरह से आपकी रेखा आ रही है और इस तरह से जा रही है, एक डायरेक्शन में आ रही है, अनदर डायरेक्शन में जा रही है। माने कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है भाई साहब, ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। बी ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि वो एक डायरेक्शन में आएगा और उसी डायरेक्शन में वापस चलाएगा, वो ऐसे बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है रिफ्लेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। आप ही लोगों के कमेंट के हिसाब से मैंने एक एक टॉपिक ऐड करना शुरू कर दिया। आपने बोला था प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के ऊपर आज ट्रिक भी पढ़ लिए। कल मैं एनिमल किंगडम के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा, और लेंस जो टॉपिक होता है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आज मैं कवर कर लूंगा। ठीक है जी, हां ऐसे होता है। ये हो गया आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बीच में से होती है आपकी सामान्य रेखा माने कि नॉर्मल लाइन। और सेकंड लॉ ये बोलता है कि दोनों के बीच का जो एंगल होता है माने कि आई और आर ये दोनों भी समसमान होते हैं। कैसे होते हैं? समसमान होते हैं। ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं जी। सेम डायरेक्शन में कैसे होगा? सेम डायरेक्शन में नहीं होगा जी, बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा ना। सेम डायरेक्शन में कैसे होगा? जी, एक डायरेक्शन में आया दूसरे डायरेक्शन में चला गया जी, बिल्कुल। धातु और अधातु भी कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका आंसर कर देंगे जल्दी से, इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल, आप बस एक काम करिए, मुझे जैसे मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, जैसा ही मेरा क्लास खत्म हो जाएगा वैसे ही दोनों ऑप्शन समझा दीजिए। ओके, समझा दूंगा, कोई बात नहीं है जी। जी, अभी ज्यादा कुछ बचे नहीं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मूल भौतिक राशि है। कौन सी है? बल है, वेग है, विद्युत धारा या कार्य है जी? क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट है या वर्क है? और सभी लोगों ने आंसर भी दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मान की विद्युत धारा। क्या रहेगा आपका आंसर? विद्युत धारा रहेगा जी, ठीक है जी। सी इज द करेक्ट आंसर जी। सी जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा जी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। जी बिल्कुल। और ये रही आपकी मूलभूत राशि, डिराइव्ड राशि और सप्लीमेंट्री राशि। सप्लीमेंट्री देखिए, इनके बारे में आपको पता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? मूल। ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो उनको गिनने के लिए दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। और ऐसी कितनी राशियां है हमारे पास? ऐसी आपकी 7 राशियां हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न माने कि डिराइव्ड जो है, 7 को छोड़कर जितने भी है वो सभी के सभी आपकी डिराइव्ड माने कि व्युत्पन्न क्वांटिटीज रहेगी। उसके बाद सप्लीमेंट्री, भाई साहब इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है सभी को, ठीक है, बहुत कुछ नहीं पता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अनुपूरक जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री मात्राएं बोलते हैं। वो 2 होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल, माने कि समतल कोण और ठोस कोण। क्या होता है? समतल कोण एंड ठोस कोण, ठीक है, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 2, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। अब दोनों भी देखते हैं कि इसका क्या होता है, ठीक है। दोनों देख ली। देखिए, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, माने कि एक्स और वाई में मैं अगर काम कर रहा हूं, एक्स और वाई में काम कर रहा हूं, तो इसमें जो है जो भी आपका एंगल बन रहा है 2 रेखाओं के बीच, वो रहेगा आपका प्लेन एंगल। क्या रहेगा? प्लेन एंगल रहेगा। और साथ में साथ अगर आप 3 डायमेंशन में काम कर रहे हो, अब सर्कल की जगह अगर आपने गोला निकाल लिया, माने कि स्फीयर निकाल दिया, तो वहां पे जो रेखाएं निकालकर जो एंगल बनता है यहां पे, वो बनाएगा आपका सॉलिड एंगल। क्या रहेगा? आपका सॉलिड एंगल रहेगा। और ये दोनों भी कैसे है जी? ये दोनों भी आपके हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहेंगे आपके। क्लियर है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनके बारे में धीरे धीरे जब क्वेश्चंस लूंगा और ये टॉपिक क्लियर होते जाएगा, ठीक है जी। बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। तो ये रहे आपके फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 होते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर
उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट माने कि विद्युत धारा हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल में गिना जाता है, और ल्यूमिनस माने कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है वो गिना जाता है आपका कैंडेला में। किसमें गिना जाता है? कैंडेला में गिना जाता है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम लक्स मीटर। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर बोलते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है जी। 6 नहीं होते हैं, 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लक्स मीटर, हाँ। तो आज के क्वेश्चन जो है भाई साहब मैंने एक एक चुनकर निकाला है। ये मीडियम से ऊपर के क्वेश्चन है जो आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इजी इजी क्वेश्चन तो लगभग हमारे खत्म हो चुके हैं और मीडियम वाले भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब आज से मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो सभी लोग जुड़े रहेंगे और कोई टॉपिक अगर नहीं समझ रहा है तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है? तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी, ठीक है, ये किसकी मात्रक है, इसका किसका यूनिट है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पर आपका काम यहां पे खत्म नहीं हुआ है। आप सभी को जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है आपको उन टॉपिक्स के नाम लिखना है जिनके ऊपर आप और क्वेश्चन चाहते हो, या उस टॉपिक जिनको आपको समझने में दिक्कत हो रही है उन टॉपिक का नाम आपको लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि लाइव चल रहा है तो वहां पे मैं कमेंट्स को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। अगर लेक्चर खत्म होने के बाद लिख रहे हो तो वो कमेंट्स में अच्छे से पढ़ पाऊंगा, ठीक है? सबको समझ में आ गया है जी? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे शार्प 2 बजे और नए क्वेश्चन और टफ वाले क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। सभी लोग तैयार रहेंगे, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं सभी का पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ उसका आंसर स्पायर वगैरह कैसे होगा मुझे बताइए। स्पायर वगैरह आता है आपका किस में आता है? आपका आता है थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा मतलब प्लांट का एक ऐसा वर्ग होता है जिनमें ना ही पत्ते होते हैं, ना ही स्टेम होता है, ना ही रूट होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो वहां पे स्पायर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है जी? बिल्कुल। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को टॉपिक के नाम क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? उसी के ऊपर मैं कल फिर से क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलो बाय, टेक केयर।